मुखिया जी यदि इजाज़त दी तो हम शुद्ध हिंदी में बात कर सकते हैं। भोजपुरी में बड़ा हाथ कमजोर बैठे हमारा। हिंदी में बात कीजिए, हम वही भोजपुरी में कुछ कमजोरी पड़ते हैं। मुखिया जी हम ये जानना चाहते थे कि आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट रहे। हम साइंस के स्टूडेंट हैं, पॉलिटिकल साइंस। अच्छा। प्योर साइंस के दिए। थोड़ा सा जन्म वगैरह के बारे में बताइए। अब आपका जो जन्म हुआ, फिर आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा वगैरह हुई वो कैसे? प्रारंभिक शिक्षा तो गांव पर ही हुई। अच्छा। उस समय मैं पटना चला गया। पटना कब आए थे शिक्षा के लिए? पटना के भी 60 में आ गए थे, 60-62 में। यहाँ कौन से कॉलेज में दाखिला हुआ था? ना, पाटलिपुत्र सर में था इसको। वहाँ तो मैट्रिक में आया हूँ, मैट्रिक के बाद? मैट्रिक वहीं से पास किया। अच्छा। उसके बाद जैन कॉलेज में चला गया। आरा जैन कॉलेज में ना? फिर वहाँ से पटना यूनिवर्सिटी? ना, पटना यूनिवर्सिटी में। अच्छा। फिर ग्रेजुएशन कहाँ से किया? ग्रेजुएशन तो अब हम जानबीन में न करते हैं कि ग्रेजुएशन हुआ है या नहीं। अच्छा। लेकिन मैं यहाँ तक एग्जाम में दे दिया था, लेकिन मैं तो मुखिया बन गया था। अच्छा, मुखिया ग्रेजुएशन से पहले ही मैं मुखिया बन गया था। अच्छा। 1972 में? 1970-71 में। अच्छा। अप्रैल 1971 में मुखिया का चुनाव हुआ था, मार्च-अप्रैल में। उस समय से 2000 तक तो रहा हम मुखिया हम नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपने मुखिया का जो कार्यकाल था, आपने उन दिनों में समाज किसानों के इश्यूज़ को, किसानों के समस्याओं को आप किस रूप में देखते थे? किसान की समस्या तो शुरू से ही, प्रारंभिक समय से ही है जी। मैं उसको बड़ी तहकीक से उसका हल करने का कोशिश करता था जी जी। या वो जहाँ कहीं भी हो। अच्छा। हाँ, चकबंदी हो या म्यूटेशन का मामला हो या ब्लॉक में डेवलपमेंट का मामला हो, गांव में विकास का मामला हो, तहे दिल से मैं उसको अथी करता था। मैं अपने पंचायत का सामूहिक अथी भी आपको सामूहिक चक्र भी कर दिए थे। सामूहिक चक्र। अच्छा। ये कहाँ पर था? खोपीरा मौजा, उधर भानपुर मौजा, 2 मौजा में है खोपीरा गांव का। अच्छा अच्छा अच्छा। जमीन दोनों मौजा का। अच्छा। तो गांव से मिलजुल करके। जी जी जी। तो शुरू से पॉलिटिक्स के प्रति नजरिया कैसा रहा आपका? हम तो बचपन में ही मैं मुखिया बन गया। अच्छा। तो लेकिन फिर भी मैं इस समय के धूर्त राजनीतिकों जैसा तो मैं तो सच्चा रूप से चलने वाला। अच्छा अच्छा। ये तो राजनीतिक अर्थ यहाँ पर वर्तमान में तो एक तरह से धूर्त व्यवहार ही हो गया है। जिस कालखंड में आप की बात कर रहे हैं, उस कालखंड में बिहार में पॉलिटिक्स डिफरेंट शेप ले रहा था। उस समय कर्पूरी जी का प्रादुर्भाव हुआ, उसके बाद दरोगा राय बाबू का ये हुआ, या फिर उसके बाद जेपी का जो मूवमेंट था। ये जो अनुभव है आपका 60 से लेकर 70-72 और फिर मैं जेपी मूवमेंट को मैंने वैचारिक रूप से मैं समर्थन किया था। फिजिकली तो मैं नहीं जा सकता था क्योंकि मेरे पास तो लंबे चौड़े गृहस्थी था। अच्छा। तो गृहस्थी में देखता था, मुखियागिरी भी थी करता था, इसलिए मैं विशेष रूप से जेपी आंदोलन में शामिल नहीं हुआ। जी जी। लेकिन मैं तहे दिल से इसका समर्थन करता। अच्छा। फिर आपको आपके बारे में कहा जाता है कि आपने रणवीर सेना का गठन किया। उसके पीछे आपकी सोच कैसी रही? ऐसी बात नहीं है कि कोई रणवीर सेना चाहिए थी, गठन उठन ऐसी बात तो कुछ नहीं है। किसान अपना किसानों पर किसी आतंकवादियों उग्रवादियों का जी जी मैंने थी जारी रहा हमला। तो मैंने
1970 से ही था। अच्छा। लेकिन इधर किसान बेलाव में जो घटना हुई, लोग जागरूक हुए किसान, तो सब इकट्ठा होकर के उन लोगों से संघर्ष किए। अब उसको रणवीर सेना के रूप में लोग जाने या जौन रूप में, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि रणवीर सेना और ये सब कुछ, ये सब से किसान का कोई वास्ता नहीं था। उग्रवादियों से का विरोध अथी होता था, विरोध करते थे लोग, उग्रवादी ना है हमारे गांव में, लेकिन वो सब एक किसान संगठन बनाया था। अच्छा, उसका नाम क्या रखा था आपने? राष्ट्रवादी किसान संगठन। ये किस साल बनाया था आपने? हम नहीं बनाए थे, मैंने उसमें जो संघर्ष चली थी उसमें 94 में। तो बाद में इतने सारे जो कांड हुए जिसके बारे में आपको आरोपी बनाया गया और फिर आपको जेल में भी रहना पड़ा, ये जो आपका अनुभव था इसको आप किस रूप में देख पाते हैं? ये तो जानबूझ करके प्रशासन द्वारा फंसाया गया था। क्योंकि मैं गांव-गांव में किसानों को इकट्ठा करता था, अब इस कारण लोगों को, प्रशासन को ये महसूस हुआ कि यही मैंने केंद्र बिंदु है, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। किसान तो स्वयं जागरूक थे, स्वतः स्फूर्त संगठन बना था, बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि सबको ये त्रस्त था उग्रवादियों से और साथ साथ उस समय के तत्कालीन प्रशासन से, लालू राबड़ी के शासन काल से के साथ साथ उग्रवादियों से भी त्रस्त थे। स्वतः ऐसी बन गया, संगठन बनाने की जरूरत ही क्या, स्वतः बना हुआ था। तो अभी जो आपको आपके फेवर में जो जजमेंट आया और आपको रिहाई मिली, इसके बारे में पहले भी आपके विचार आ चुके हैं मीडिया में, एक बार फिर हम जानना चाहेंगे कि इसको आप किस रूप में देखते हैं? मैं तो जानबूझ करके जो मुकदमे फंसाए गए, मुकदमा अननोन में भी जैसे हो वैसे हमको लपेट दिया गया, तो भविष्य में उसका तो मैंने अथी होना ही था, मैं रिहाई होना ही थी, लेकिन परेशानी हुई, 9 वर्ष में जेल में रह गया, नाहक रह गया। और आगे भी अभी 8-10 मुकदमे हैं जो चल रहे हैं, उसका भी मैं न्यायिक सामना कर रहा अब करूँगा। न्यायालय से अलग हट कर कहाँ जाएंगे, हमेशा मैं न्यायालय का सम्मान किया हूँ, करता रहूँगा। लालू राबड़ी के शासनकाल और नीतीश जी के शासनकाल और किन रूपों में आप डिफ्रेंशिएट करते हैं? तुलना ही नहीं है दोनों राज्यों में, दोनों शासन काल का तुलना ही करना व्यर्थ है। जो एक धरती से नीचे जा रहा है, जो अपराध कर्म में संलिप्त है, जो प्रशासन, वो लालू राबड़ी का था। कम से कम अब तो इंसान राहत का सांस ले रहा है नीतीश जी के शासन काल में। ऐसी बात नहीं है कि मैं सब चीज़ है नीतीश के विचारों से मैं सहमत ही हूँ, लेकिन प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो शांति स्थापित हुई है, इससे तो मैं कोई भी इंसान सहमत हो। तो इसलिए तुलना ही करना व्यर्थ है। एक जो अपवाद है, जो धरती से ऊपर जा रहा है, एक धरती से नीचे है, दोनों में तो अंतर है। तो तुलना क्या है? तुलना तो तब किया जाता है जो दोनों का कोई समकक्ष चलता है, एक कि हाँ कौन शासन काल अच्छा है, कौन बुरा है। जिसका शासन ही काल नहीं था, वो लालू राबड़ी का, वो तो अपराधियों का एक जमात था, गुंडों का जमात था, इसलिए उसमें ठीक है। तो क्या ये आप कहना चाहते हैं कि नीतीश जी का जो कार्यकाल है वो किसानों के लिए एक स्वर्णिम युग है, क्योंकि किसान कैबिनेट का गठन हुआ? किसान के लिए, सब लोगों के लिए एक तरह से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासनिक दृष्टिकोण हो या चाहे अब मान लिया जाए कि इसमें डेवलपमेंट के भी हो, तो जितना है फंड उतना में वो बहुत अच्छे करता है, इसमें कोई मतलब नीतीश जी के विकास जो कार्यक्रम है उनसे आप संतुष्ट? हाँ, उनके संतुष्ट हैं। और उनका जो हृदय जो है वो है, हृदय गवाही दे रहा है ना कि मैं चाहता हूँ कि कुछ करूँ। नीतीश जी मैंने हर्टली जो कुछ कह रहे हैं सो हर्टली महसूस होता है, को हर्टली कह रहे हैं, उनकी चाहत है कि से बिहार विकास करे। ऐसा कोई लम्हा आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ जिसने सबसे ज़्यादा आपको उद्वेलित किया हो?
देखिए, जब इंसान पर जब किसी भी तरह का आफत विपत आता है ना, तो इंसान जो उग्र होता है, इंसान जो जागता है, जो शांत प्रकृति का है, और उसमें जब प्रतिशोध की भावना जगती है, चाहे उग्रवादियों का है, तो वह बहुत कठोर अथी होता है, तीखा होता है। शांत जो है चित्त का इंसान हमेशा शांति चाहता है, लेकिन यदि अशांति ही उत्पन्न की जाए तो किसान जो इंसान शांति की स्थापना के लिए प्रयुक्त हुई अशांति सराहनीय है। अहिंसा की परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए की गई हिंसा में पाप नहीं माना जाता। यह भगवान परशुराम का कहा हुआ है। परशुराम जी का भी यही सिद्धांत था, भगवान परशुराम का। इसलिए मैं ये जरूर कहूँगा कि जो किसानों का, चाहे कोई भी वर्ग, किसान ही नहीं, व्यापारी वर्ग में भी अब जाए, आरा में हो चाहे किसी जिला में, जिला हेडक्वार्टर, सभी व्यापारी त्रस्त थे उग्रवादी से। तो ये तो हटली मदद करेंगे ही सब। जमा किसानों का संगठन बनने लगा तो सुप्रीम मदद में आ गया। मैं फिर से अपने इसी साथ में मैं कुछ ऐसे आपके अनुभव जानना चाहता हूँ जो आपने अपने जीवन में महसूस किया, और किसानों के उत्थान के लिए आपने कुछ विशेष पहल की, कुछ साइंटिफिक पहल की। चूँकि आप साइंस का स्टूडेंट थे, तो खेती के प्रति जो आपका साइंटिफिक नज़रिया था वो कैसा था? आप क्या चाहते थे कि किसानों को नहरों की सुविधा कैसे मिले, या उनको खाद बीज के लिए क्या होना, मतलब साइंटिफिकली आपने उनके लिए कुछ किया हो, कुछ इस तरह का अनुभव बताएं जो किसानों के हित में हो। देखिए, किसानों को सिंचाई, परिवहन की सुविधा, फिर आपको जो भी उत्पादन हो रहा है जी, उसका सही जगहों पर उसका अथी करके, परिवहन करके वहाँ पर उसका ई हो, जी, तो निश्चित ही किसान खुशहाल होंगे। वैज्ञानिक विधि से खेती कराई जाए, इसके लिए चकबंदी आवश्यक है। ड्रेनेज बननी चाहिए, वहाँ पर ट्रैक्टर हो या कोई भी संसाधन हो, पहुँचने का संसाधन बनाई जाए खेत में, तो वो तो बहुत अच्छा। लेकिन दुर्भाग्य है कि बिहार में चकबंदी नहीं सही ढंग से हो पाया, जो हुआ भी वो गलत भी हुआ है। तो हम तो अपेक्षा करेंगे सरकार से भी कि चकबंदी कराई जाए। ज़मीनों का जो विवाद चल रहा है, उसके संबंध में मैं ये जरूर कहूँगा कि जो भी ज़मीन का मालिकाना, चाहे किसी भी तरह का कोई विवाद है, उसका समुचित हल निदान किया जाए। और जो बिहार सरकार की ज़मीन है जो अनुपयोगी है, जिसका न ड्रेनेज बन सकता है न सड़क बन सकता है, उसको गरीबों में बंदोबस्त कर दी जाए। अभी जो किसान को कोई सुविधा न दी जाए, किसान के सिर्फ उत्पादन का, खाद्यान्न उत्पादन का माने एक समुचित मूल्य दे दिया है, लाभकारी मूल्य, तो किसान स्वतः एडॉप्ट कर लेंगे, सभी सुविधाएं एडॉप्ट कर लेंगे। सरकार तो परिवहन, सड़क वगैरह, हॉस्पिटल देगी, लेकिन जो खेती के संबंध में जो टेक्निक बताया जा रहा है कि ऐसे करो, तो मैं वैसा करता हूँ, लेकिन उसे लाभ नहीं मिल रहा है, तो मैं तो नहीं कर पाऊंगा। तो ये सब संसाधन ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से खेती कैसे हो किया जाए, ये ठीक है, शिक्षा दी जाए, लेकिन शिक्षा को अमल में सरकार का तभी आ पाएगा जब उसको लाभकारी मूल्य मिलेगा। मुझे बुझाया, महसूस होगा कि ये खेती मैं कर रहा हूँ, इससे 2 पैसे मिल रहे हैं। आज खेती से पलायन है, आत्महत्या के लिए विवश हो रहे हैं, बहु बेटी की शादी किसान नहीं कर पा रहा है समुचित ढंग से, तो ये क्या करेगा? किसानी पेशा से सब विरक्त कर रहा है, किसानी पेशा से हट रहा है। किसान तो है ही कहाँ, किसान मजदूर तो कुछ है ही नहीं। ये कहा जाए कि दरिद्र है, बस। तो इसलिए किसानों की यदि किसी भी तरह की सुविधा देनी है, तो मैं ये जरूर कहूँगा कि लाभकारी मूल्य दे दी जाए, किसान सब सुविधा संपन्न हो जाएंगे। अभी वर्तमान में जो 1080 का निर्धारण है, कम से कम, बहुत कम होना चाहिए
तो 2500 क्विंटल से कम तो होनी नहीं चाहिए। ऐसे लाभ के लिए 3500 3000 प्रति क्विंटल धान का मूल्य होना चाहिए, लेकिन 2500 से प्रति क्विंटल से किसी कीमत पर कम नहीं होनी चाहिए। अब बिहार में वामपंथ दम तोड़ने लगा है। वामपंथ का एक बहुत बड़ा मुद्दा हुआ करता था लैंड रिफॉर्म्स का, और नीतीश जी ने भी लैंड रिफॉर्म्स को का एक कमीशन बनाया डी बंदोपाध्याय में, और बाद में उस रिपोर्ट को उन्होंने छोड़ दिया। क्या आपको लगता है कि बिहार में लैंड रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट है? मैं तो ये समझता नहीं है कि कोई जमीन की कोई खास विवाद है। अच्छा। हाँ, अब रह गई बात कि जैसे वो कहे ना कि बिहार सरकार की अनुपयोगी जो जमीन है, जी जी, उसको गरीबों के बीच में बंदोबस्त कर दी जाए, जहाँ न सड़क है, न जा सकता है, जिसके एथी से न ड्रेनेज निकल सकता है, वैसे जगहों पर, या नहीं विद्यालय बनाया जा सकता है, तो वैसे जगहों पर मैंने उसको बंदोबस्त कर दी जाए। और मैं चाहता भी हूँ एक समस्या खत्म हो जाए, और ये खत्म होगा तो चकबंदी के माध्यम से खत्म होगा। चकबंदी होगा तो बिहार सरकार की जमीन स्वतः एक जगह चक के रूप में हो जाएगा, और वहाँ पर बंदोबस्त कर दी जाए बिहार सरकार की जमीन को। जी जी जी, बहुत खुशी की बात होगी। अच्छा, अभी जैसे वामपंथ कमजोर पड़ गया है बिहार में, अब तो वामपंथ बिहार में ही नहीं विश्व में ही खत्म है। वामपंथ अब है कहाँ? चीन और रूस में वामपंथ का जड़ था, वह है। चीन है वामपंथ से थी, पूरे पैटर्न से चल रहा है उसका दक्षिण पंथ का, तो फिर वामपंथ विश्व में है ही कहाँ? बिहार में जिस तरीके से इसके पांव उखड़ने लगे हैं, उसको देखकर उसके क्या कारण, मतलब उसके गलत सिद्धांत है, गलत कर्म है, सही कार्यक्रम नहीं है। गरीबों के हित की बात करता है, गरीबों के सिर्फ अहित के ही काम करता है। ये कैसे गरीब उसके प्रति अट्रैक्ट होंगे? मान लिया जाए कि कहता है कि मजदूरी बढ़ाई जाए, बहुत खुशी की बात है। अभी जो वर्तमान में 144 रुपया निर्धारित है मजदूरी, यह अपर्याप्त है। मैं तो कहता हूँ कि वर्तमान जो सब चीज के मूल्य हैं, उसके अनुपात में मजदूरी कम से कम 250 रुपये मजदूरों की होनी चाहिए प्रति मजदूर। आप प्रतिदिन 250 रुपये से कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये होता है कि मजदूरी 250 रुपये निर्धारित की जाए। 150 रुपये निर्धारित सरकार की हुई है, किसान 150 रुपये दे पाएंगे? 144 रुपये नहीं दे पाएंगे। कारण है कि उनको उतना लागत खर्च से उनको मिल नहीं रहा है कि मजदूरी दे पाए। तो तुम मजदूरी बढ़ाने से फायदा क्या है, जिससे कि उसको प्राप्त नहीं हो रहा है? तो मजदूरी बढ़ाने से सबसे बड़ी बात है कि कृषि से उत्पादित, खेती से जितने भी उत्पादन हो रहे हैं, उसका मूल्य लाभकारी मूल्य दी जाए। किसान तो स्वतः देने लगेंगे मजदूरी। कर रहे ना कि 250 रुपये से कम मजदूरी नहीं चाहिए, तब वो एक इंसान का जीवन जिएगा। लेकिन 250 ही नहीं, 150 रुपये ही नहीं मिल पा रहे हैं। तो 250 रुपये तब मिलेगा जब 2500, 3000, 3500, 4000 रुपया प्रति क्विंटल धान का निर्धारण होगा मूल्य। इसके साथ साथ अन्य खाद्यान्न है, उसका भी इसी अनुपात से मूल्य निर्धारित होगा। मूल्य मिलेगा उनको उत्पादन का, तो स्वतः 250 रुपये 200-250 रुपये देने लगेंगे, कोई दिक्कत ना। जो रिहाई आपकी हुई है उसके बाद क्या आपके अंदर ऐसी कोई भावना है कि हम किसानों को उनके कल्याण के लिए फिर से उसी प्रकार से संगठित करेंगे, उनकी लड़ाई लड़ेंगे? ऐसी कोई हाँ, सब किसानों के बीच में रचनात्मक कार्यक्रम चल रहा है। ऐसी बात नहीं है कि मैं बैठा हुआ। सब किसानों के बीच अभी धान का जो अभी परिस्थिति आई, मैं हर एक जिला में भी मैं भ्रमण किया, जिसमें पैक्स अध्यक्षों की धांधली चल रही है। धान में पैक्स अध्यक्षों की धांधली बेजोड़ है। इस पर भी, इसका भी मैंने होना चाहिए। अभी किसान को 1080 कहाँ मिल रहा है? अभी तुम लोगों को सब चीज से यदि उनको खर्चा यदि अथी कर दिया जाए, जबकि 1080 के अलावे 80 रुपया 1 क्विंटल के व्यवस्था के लिए सरकार दे रही है पैक्स को।
और 180 रुपया तो गपत जा रहा है, इसमें भी 1000 चाहे 900 950 मिल रहा है किसानों को। अब हम क्या करें? कहने के लिए चेक 1080 का है दे दिया जा रहा है, लेकिन अब उसी में 1 किलो 2 किलो वजन में ही आप सब काट रहा है, सब पैक तो सब यही हो रहा है। यानी कि आपने लूट जारी है जी, लूट जारी है। हाँ, लूट जारी है। धान संग्रह की जो सरकार की जो नियम बनाई है, प्रोसेस बहुत ठीक है। नीचे पंचायत स्तर पर पैक्स है, उसके बाद एसएफसी है, एसएफसी से कौन एक एफसीआई है, 3 स्तर है। बहुत अच्छा, यदि तीनों विंग सही ढंग से काम करने लगे तो किसान को ज़्यादा सभी परेशानी नहीं है। आने वाले समय में क्या मुखिया जी जो डायरेक्ट इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स है उसमें आप कोई निभाएंगे? प्रत्यक्ष राजनीति, लेकिन राजनीति पर ध्यान रखा जाए। राजनीति पर अब यहाँ पर एमएलए फंड समाप्त हो गए, एमपी फंड भी समाप्त होनी चाहिए। आरक्षण के मुद्दे नीति से हमको अलग कर रहा है। अच्छा। हाँ, आरक्षण जो है ना, ये देश के लिए सबसे घातक है। अब भ्रष्टाचार का जननी भी आरक्षण है। जी जी। आरक्षण में भ्रष्टाचार निहित है। अभी जो सरकार ने सवर्ण आयोग बनाया है, बिहार सरकार ने, उसको अब क्यों सवर्ण आयोग या बैकवर्ड आयोग या हरिजन आयोग क्यों बनाने की जरूरत क्यों? एक गरीब का आयोग बना दी जाए, गरीबों के लिए आयोग बनाया जाए। तो क्या हाँ, हेलो, हाँ बेटा, हाँ बेटा, हरिओम। तो ठीक है, उसका देखा तो है बेटा, थोड़ा सा तनिक बाद में बात करिए, आधा घंटा के बाद। जी, आप बता रहे स्वर्ण आयोग के बारे में बता रहे थे कि स्वर्ण आयोग हो या बैकवर्ड आयोग हो, हरिजन आयोग गठन करने की क्या आवश्यकता है? गरीबों की भलाई करनी है ना, ये किसी भी जाति का है। गरीब गरीब होता है, या फॉरवर्ड में हो, या बैकवर्ड में हो, हरिजन में हो, तो उसके हित के लिए गरीब का ही आयोग क्यों नहीं निर्धारित किया जाए? यदि रिजर्वेशन तो होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन रिजर्वेशन आरक्षण देना ही है तो गरीबों को दी जाए। हमारा तो हम आरक्षण के हिसाब से मैं समाज को मैं 5 भागों में बांटना चाहता हूँ। जी जी, कौन कौन सा? एक है कि अति गरीब है, दूसरा गरीब है, एक अति निर्धन, मध्यम, इसके बाद आपको धनी वर्ग है और अति धनी वर्ग है, धनढ़ है जो अति धनी वर्ग है। ये 5 भाग हो गया। तो उसमें सबसे अति जो निर्धन है वर्ग, सबसे निचला स्तर पर पावदान पर, उनको आरक्षण के साथ साथ आरक्षण दी जाए। गरीब और अति गरीब, निर्धन और अति निर्धन 2 वर्ग हो गए नीचे में, तो दोनों का आरक्षण दी जाए। लेकिन अति निर्धन को एक विशेष सुविधा दी जाए कि जितने भी बाल बच्चे हैं उनको एडॉप्ट कर लिया जाए। सरकार उनको अपना पुत्र समझ करके उनकी टोटल व्यवस्था करे। हमारा यही कहना है। तो उससे क्या होगा कि वो लड़कों को जो भी सुविधा देना है वो दो तुम। तो क्या आपको लगता है कि सवर्ण आयोग का गठन करके नीतीश जी ने एक पॉलिटिकल स्टंट किया है? नहीं, कोई भी चीज तो पॉलिटिकल स्टंट है ही। पिछड़ा का आयोग गठन हो करके रिजर्व आरक्षण का मुद्दा उठता है, या फॉरवर्ड का, या बैकवर्ड, ये तो सब राजनीतिक मुद्दा है, अनर्गल है तीनों। मुखिया जी, आपने हम लोगों से बातचीत की, इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कौन मीडिया के हैं? मैं फॉरवर्ड पेज दिल्ली से हूँ। फॉरवर्ड पेज हम लोग की एक मैगजीन है। फॉरवर्ड पेज प्रेस प्रेस जी, फॉरवर्ड प्रेस जी जी।
ये हम सुना नहीं